everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम ईयर 1885 टू 1916। तो बस इन सालों के बीच में क्या हुआ था, कहानी क्या है, वो सब समझेंगे आज। बच्चों, साल था 1885। भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। अपने ही लोग अपने ही देश में पराए थे। ट्रेन्स चलती थी, फैक्ट्रीज भी थी, इवन कोर्ट्स भी हुआ करते थे, पर फैसले भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज लिया करते थे। इस वक्त कुछ एजुकेटेड इंडियंस, जिनमें कुछ जर्नलिस्ट, कुछ टीचर्स, कुछ लॉयर्स थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम मिलकर अंग्रेज़ों से बात करेंगे तो शायद वो हमारी बात समझेंगे। बस ऐसे ही बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक छोटी सी चिंगारी थी और ये छोटी सी चिंगारी बाद में एक आंदोलन बन गई थी। ये लोग कहलाए गए द अर्ली नेशनलिस्ट्स, जिनमें थे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। उनका मोटो था कि पिटीशन लिखो, पीसफुली डिमांड करो और ब्रिटिशर्स की जस्टिस सिस्टम पर भरोसा रखो। उन्होंने चाहा कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएं। वो रिवोल्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी हर एक बात से इनकार कर दिया, उनकी हर एक बात को इग्नोर कर दिया गया। इन्हें बुलाया गया मॉडरेटर्स, जो टॉक, ट्रस्ट और पीसफुली ट्राई किया करते थे रिफॉर्म्स लाने की। अब 20 साल बाद आए नए लीडर्स, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। इन्हें बुलाया गया असर्टिव्स। उन्होंने कहा, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। ब्रिटिशर्स ने जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया तो लोगों ने कहा, अब बस अंग्रेजी चीज़ों का बायकॉट करो, स्वदेशी चीज़ें बनाओ और स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करो। ये सारी गलियां, बाजार अब एक ही नारे से गूंज उठी, वंदे मातरम। लेकिन ये यूनिटी कुछ देर के लिए टूट गई जब 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। तब असर्टिव्स और मॉडरेटर्स अलग हो गए। इस दौरान मुस्लिम्स ने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड दिस वाज मेड इन 1906 अंडर नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका। पहले तो ये लोग प्रो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हें समझ आ गया कि हमारा असली दुश्मन कौन है। फिर ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ हो गए। उसके बाद अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद आए, जिन्होंने कहा कि इस्लाम और नेशनलिज्म एक साथ चल सकता है। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1 का समय, जब बिना पूछे भारत को इस जंग में खींच लिया गया। 1 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स इस लड़ाई के लिए गए। 10 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा उन्हें दिया गया और अब इंडियन लीडर्स को लगा कि अब ब्रिटिशर्स खुश हो जाएंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अब तिलक ने कहा, अब समय आ गया है भारत की जनता को जगाने का। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने एक होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया। इस रूल के अंदर हर गांव, हर शहर में एक ही आवाज़ उठी, अपना राज अपने हाथ। और इस मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल एनर्जी भर दी लोगों के अंदर। फिर आया द ग्रेट यूनिटी लखनऊ सेशन 1916, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। असर्टिव्स और मॉडरेटर्स ने भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। ये था एक टर्निंग पॉइंट जहां पर पूरा देश एक आवाज़ में बोल रहा था, हम एक हैं और हम स्वराज चाहते हैं। यही था 1885 से 1916 तक का सफ़र, जहां पर एक छोटी सी आवाज़ अब एक देशव्यापी गूंज बन चुकी थी और अब स्टेज सेट हो चुका था हमारे नेक्स्ट हीरो महात्मा गांधी जी के लिए। और अब ये आग एक महा आंदोलन बनने वाली थी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं 1885 से 1916 तक क्या हुआ था।
तो चलिए शुरू करते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1916। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था ना, इट वाज लेड बाय द INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनको ना हम 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो 1885 से 1905 तक था, मतलब पहले 20 साल। इन 20 सालों में जो भी काम हुआ, और इस फेज को स्पेशली कहा जाता है द मॉडरेटर फेज, क्योंकि यहाँ पर ना लोग अपनी चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने के बारे में सोचते थे और वो बातचीत करने के रास्ते को सही मानते थे और भरोसा रखते थे। फिर आता है असर्टिव नेशनलिस्ट फेज, जो 1905 से 1918 तक था, और इसे बुलाया जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। यहाँ पर लीडर्स अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की थी और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेथड्स का यूज़ किया था। उसके बाद आता है गांधीयन फेज, जो 1918 से 1947 तक का था, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। मास मूवमेंट्स हुई अंडर द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अंडर गांधी जी। तो अगर मैं इसको ना एक बार मतलब इस ग्रोइंग फायर ऑफ फ्रीडम के बारे में बोलूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट फेज था ना, जो मॉडरेटर वाला फेज था, जो 1885 से 1905 तक था, तो ये मॉडरेटर फेज था। और इसे हम हम ये बोल सकते हैं कि चिंगारी यहाँ से की शुरुआत हुई थी, चिंगारी की। उसके बाद ज़्यादा आग की लपटें आने लगी जब हमारे असर्टिव लीडर्स आए, जिन्होंने बड़े ही स्ट्रॉन्ग मेथड्स का यूज़ किया इंडिपेंडेंस के लिए। एंड दिस वाज फ्रॉम 1905 टू 1918। और उसके बाद एक्चुअल वाइल्ड फायर तब लगी जब गांधी जी आए, फ्रॉम 1918 टू 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे अर्ली नेशनलिस्ट से, जिन्हें मॉडरेटर्स भी बुलाया जाता है, फ्रॉम 1885 टू 1905। तो यहाँ पर ना ये जितने भी लीडर्स थे, ये जो अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, इन्हें मॉडरेटर्स या अर्ली नेशनलिस्ट बुलाया जाता है। और ये मेनली हमारे देश की मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो काफ़ी अच्छी सोच रखते थे। इनमें लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, फिर ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। और इनके 3 फेमस लीडर्स थे NBG, मैं इनको ऐसे ही याद रखती हूँ, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वो थे जो बाद में महात्मा गांधी जी के गुरु भी बने थे। तो ये हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे। उसके बाद बात करते हैं इनके बिलीव्स की, ये क्या मानते थे। नाउ व्हाट वर द बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो ये क्या बिलीव करते थे, मतलब ये मानते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया पे, ये इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो उन्हें ये लगता था कि इस ब्रिटिश रूल के आने से भारत में इट ब्रॉट सम ऑर्डर, पीस एंड मॉडर्नाइजेशन। जैसे मॉडर्न एजुकेशन आई थी, जैसे रेलवेज आई थी, टेलीग्राफ आया था। तो इंडियंस अभी तक वो मानते थे कि इंडियंस अभी तक खुद गवर्न करने के लिए रेडी नहीं हैं, जो कि एक बात शायद गलत भी थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और उन्हें फेथ था कि ये जो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस है ना, वो एक फेयर प्ले है, कि मतलब वो फेयरली चीज़ों को देखते हैं ब्रिटिशर्स। एंड दे बिलीव कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, और वो भी ना धीरे धीरे ग्रेजुअली आने चाहिए, मतलब किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि पीसफुली हम चीज़ों की तरफ बढ़ते रहने चाहिए। और वो ब्रिटिशर्स को कन्विंस करना चाहते थे कि इंडियंस ताकि कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जिससे इंडियंस का फ़ायदा हो। उसके बाद अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो दे सॉट द प्रॉपर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस और इन द गवर्नमेंट। तो वो चाहते थे कि लोगों को ना गवर्नमेंट में जगह मिले, पोजीशंस मिले, ताकि भारतीय लोग अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए फ़ायदे की चीज़ें सोच सकें और कुछ रिफॉर्म्स ला सकें जिससे देश का भला हो। और वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस की बात करते थे टुवर्ड्स द सेल्फ गवर्नमेंट। वो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे।
एंड दे ऑल्सो बिलीव कि रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन से आने वाले फ्यूचर में हमारा देश अपने लिए ही अपने सेल्फ रूल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये ब्रिटिशर्स के अंडर जब लोग जाएंगे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे इंडियंस जाएंगे, तो उन्हें ना यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे देश को चलाया जाता है, और इस तरह हम बाद में सेल्फ रूल कर पाएंगे इन फ्यूचर। अब मेथड्स क्या क्या लिए थे मॉडरेटर्स ने, तो इनका कहना था कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज़ करो, मतलब अपने पिटिशंस को प्रेजेंट करो, मेमोरेंडम्स बनाओ, रेजोल्यूशंस बनाओ और गवर्नमेंट के सामने उन चीज़ों को रखो, और उसके बाद पेशेंटली वेट करो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को, आपकी डिमांड्स को कंसिडर करेगी। लेकिन जैसे हमने स्टोरी में भी सुना था कि उनकी हर बात को इग्नोर कर दिया जाता था। Then they worked to arouse the public opinion through meetings, lectures and newspapers। तो वो लोगों के अंदर ना अवेयरनेस फैलाते थे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए और मीटिंग्स करके। इससे उन्होंने अपने डेलीगेशंस को भी भेजा इंग्लैंड, ताकि वो अपने देश के हित के लिए, हमारे देश में रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये बात वो ब्रिटिशर्स के सामने रख सकें इन इंग्लैंड। अब डिमांड्स क्या थी उनकी? सो दे डिमांडेड कि हमारे लोगों का रिफॉर्म्स लाए जाएं जिससे हमारे देशवासियों का वेलफेयर हो। दूसरा, उन्हें ज़्यादा इंडियंस चाहिए थे हायर गवर्नमेंट पोस्ट पर, एंड दे कॉल्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और ये जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको भी कट करने के लिए इन्होंने डिमांड्स रखी थी। दे अर्ज्ड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिससे एक्सप्लॉयटेशन कम हो इंडियंस पर, एंड दे सॉट फॉर द स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। तो लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और प्रेस को अपनी बातें रखने की आज़ादी होनी चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, तो डिस्पाइट मतलब उन्होंने हर बार अपनी बातें रखी, बहुत ही लिमिटेड उनको सक्सेस मिली, लेकिन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर गए। पहली चीज़, फर्स्ट इज द पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द इंडियंस। तो उन्होंने देशवासियों के बीच में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को पॉलिटिकली जागरूक बनाया। दूसरी चीज़, उन्होंने लोगों के बीच में यूनिटी और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ डाले जिससे लोगों को अपने ही देश पर गर्व हो सके। देन थर्ड इज दे लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स। आने वाली जो फ्रीडम मूवमेंट थी, मतलब इनके बाद आए थे एसर्टिव्स, फिर आए थे गांधी जी, तो उनके लिए भी ना एक स्टेज कहीं ना कहीं मॉडरेटर्स ने ही सेट किया था। देन द फोर्थ इज दे टॉट पीपल टू व्यू देमसेल्व्स एज वन इंडियन नेशन। मतलब छोटे छोटे राज्य थे पहले, लेकिन अब इन्होंने ही लोगों को एकता सिखाई कि हम एक हैं, हम एक देश के वासी हैं, हम इंडियंस हैं। अर्ली नेशनलिस्ट ने, तो अब हमने कितने पॉइंट्स किए? हाँ, सो 4 वी डिड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द 5th पॉइंट। सो दे ट्रेंड इंडियंस इन द पॉलिटिकल मैटर्स, जैसे कि फ्रीडम में, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म में, एंड लास्ट दे हेल्प रेज द नेशनल मूवमेंट टू द नेक्स्ट स्टेज। तो जब इनकी आराम से पीसफुल तरीक़ों से कुछ नहीं हुआ, तो अब असर्टिव्स के लिए एक स्टेज सेट हो गया था, और इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को तैयार भी मॉडरेटर्स ने ही किया था। अब बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो ये पीसफुल थे, मॉडरेट अप्रोच रखते थे, और ये अपने देश में स्टेबिलिटी लाना चाहते थे और एक डायरेक्शन देना चाहते थे देशवासियों को। लेकिन दे फेल्ड to achieve the immediate reforms, but they prepared the ground for the assertive nationalists and the Gandhiji who came after the moderators, and their secular and orderly methods still hold the value in today's democratic world। बताओ कैसे? अब आज हम देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि लड़ाई से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगी ह्यूमंस की, प्रॉपर्टी की, और एक पीस नहीं मिलेगी, पीसफुल नहीं होगा हमारा वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम इन मॉडरेटर्स वाला रास्ता अपनाएं, पीसफुली बैठ के अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। नाउ एक क्विक रिकैप है आपके लिए, जहाँ पर टाइम पीरियड क्या है अर्ली नेशनलिस्ट का 1885 टू 1905। इनके की लीडर्स थे NBG,
जो आपको नाम याद रखने हैं। देन उनका बिलीफ था, वो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम में फेथ रखते थे और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहते थे, इमीडिएट इंडिपेंडेंस की वो बात नहीं करते थे। ऑब्जेक्टिव्स कि इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले गवर्नमेंट में, ताकि बाद में इन फ्यूचर इंडियंस सेल्फ गवर्न कर पाए अपने देश को। मेथड्स पीसफुल थे और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन्होंने नेशनलिज्म की, यूनिटी की एक बेस बना दिया, एक फाउंडेशन बना दी और कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर दिया। लेगेसी, दे पेव द वे फॉर द असर्टिव नेशनलिस्ट एंड आई मस्ट ऐड कि उन्होंने गांधी जी के लिए भी एक स्टेज ऑलरेडी सेट कर दिया था। नाउ कमिंग ऑन टू द असर्टिव नेशनलिस्ट, जिन्हें रेडिकल्स भी कहा जाता है और जिनका टाइम था 1905 से 1918 तक। तो क्या हुआ था इस समय पर? Now this transition happened in 1905 when the rise of assertive nationalism took place। तो ये सेकेंड फेज था इंडियन नेशनल मूवमेंट का और इसे असर्टिव या फिर रेडिकल फेज भी बुलाया गया। अब इस समय पर क्या था कि इस समय पर थे हमारे पास 4 लीडर्स, 3 के नाम याद रखना बहुत इजी हैं, बाल, लाल एंड पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। तो ये थे असर्टिव लीडर्स उस टाइम पर और इन्हें लाल बाल पाल का ट्रायो बुलाया जाता था एंड दे डिफर शार्पली फ्रॉम द अर्ली नेशनलिस्ट, उनके बिलीव्स में, उनके गोल में और उनके इवन मेथड्स में भी। तो अब वो चाहते थे इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तो उनके क्या बिलीव्स थे कि उन्हें ना कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ब्रिटिश फेयर हैं और ब्रिटिश हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। उन्हें यही लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कर्स हैं और जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारा देश ग्रो नहीं कर सकता। तो वो ब्रिटिशर्स चाहते थे हमारे देश को लूटना और इंडियंस के इंटरेस्ट कुछ और थे। तो जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते रहते। तो ब्रिटिशर्स को नेवर प्रोग्रेस, इंडिया को नेवर प्रोग्रेस under the British rule, and that's why they only thought of the self rule, यानी कि स्वराज ही देश के लिए प्रोस्पेरिटी और डिग्निटी ला सकती है, ये उनका मानना था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि मॉडरेटर्स की तरह नहीं कि पीसफुली बात करेंगे, अपनी बातें आगे रखेंगे, गवर्नमेंट में जगह मांगेंगे, बट अब वो चाहते थे कि अब रिफॉर्म्स, मतलब ऐसे नॉट ग्रेजुअल रिफॉर्म्स बट नाउ दे वांटेड इमीडिएट फ्रीडम, दैट इज स्वराज। अब दे बिलीव कि इंडिया मस्ट अचीव सेल्फ रूल थ्रू स्ट्रगल्स एंड नॉट पिटिशंस। ठीक है, इन्होंने एम्फेसाइज किया नेशनल प्राइड, नेशनल यूनिटी और सेल्फ रिलायंस पर। अब बात करते हैं इनके मेथड्स क्या थे। तो ये इनके केस में ना 3 A's थे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। दे वर वेरी एक्टिव, दे वर एग्रेसिव एंड दे वर एंटी कॉलोनियल, कि ये जो हमारे देश को एक कॉलोनी बनाकर बैठे हैं ब्रिटिशर्स, ये उसके भी अगेंस्ट थे। तो ये 3 A's बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पीसफुल मेथड लाइक मॉडरेटर्स। दे लॉस्ट द फेथ इन पिटिशंस एंड अपील्स, क्योंकि 20 साल से वो करने के बाद भी, जब मॉडरेटर्स अपील्स कर भी रहे थे, पिटिशंस भी कर रहे थे, तब भी कुछ हुआ नहीं था। तो ये फेथ अब जा चुका था। Then they advocated direct action and the mass participation, कि अब डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए और पूरा देश मिलकर आके पार्टिसिपेट करे अपने देश को आज़ाद करने में। They encouraged boycotts, strikes and public interests against the British policies, and they believed कि freedom must be won through struggles and sacrifices। कभी भी ब्रिटिशर्स उनको इनाम नहीं देने वाले हैं फ्रीडम का। रेडिकल अप्रोच थी इनकी, मतलब कि दे प्रोमोटेड द एक्टिव ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्वराज टू बी अचीव्ड थ्रू एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन एंड द मास मूवमेंट। द कांग्रेस was transformed from a debating club, कि पहले जहाँ पर लोग आते थे, डिबेट्स करते थे, बातें रखते थे कांग्रेस में, अब उसको एक डिबेटिंग क्लब से बदलकर एक रेजिमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बना दिया गया। एक ऐसी रेजिमेंट जिसके फ्रीडम फाइटर्स यूनाइटेड थे, कॉन्फिडेंट थे और सेक्रीफाइस करने के लिए एकदम तैयार थे।
इम्पॉर्टेंस क्या थी इस फेज़ की। तो इसने एक नई डायरेक्शन दी हमारी देश की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। फ्रॉम पिटिशंस वी केम टू प्रोटेस्ट्स, ठीक है, पिटिशन से अब हम प्रोटेस्ट पर आ चुके थे। नेशन वाइड नेशनल प्राइड अवेकन हो चुका था, सेल्फ कॉन्फिडेंस अब हमारे देशवासियों में आ चुका था। एंड दिस इंस्पायर्ड द फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज एंड गांधीज मास मूवमेंट्स। दिस ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू द पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अब ये लोगों का एक मूवमेंट बन चुका था, वहाँ तक ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तो क्विक रिकैप अगेन आपके लिए है और ये आप पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो ब्रिटिशर्स का पता है क्या था, जैसे हम शुरू से बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल। तो वैसे तो उन्होंने बोला कि बंगाल बहुत बड़ा है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनका मेन मकसद था हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करना और कम्युनल हिंसा फैलाना। सो ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इन 1905 क्लेमिंग कि इतने बड़े राज्य को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं आएगी, इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन ट्रूथ वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ऑफिशियल रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया, रियल रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि ये जो ग्रोइंग यूनिटी मुस्लिम्स और हिंदूज़ में आ रही थी, उस यूनिटी को ब्रेक करना इनका मकसद था। अब रिएक्शन क्या हुआ, जब इन्होंने बंगाल को ब्रेक किया तो अब लोगों के बीच में, स्पेशली असर्टिव्स के बीच में गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल गया और उन्होंने इमीडिएटली इस चीज़ को अपोज किया। उन्होंने पावरफुल मूवमेंट्स को भी लॉन्च किया यूजिंग द मेथड्स ऑफ बाइकॉट, कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट करो, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और ब्रिटिशर्स के द्वारा बताई गई जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको हटाकर अब नेशनल एजुकेशन पर फोकस करो। तो यही था इनका BSN, बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, go for स्वदेशी goods and now talk about the national education। अब स्वदेशी मूवमेंट के गोल्स क्या थे? टू अचीव द सेल्फ रूल और द स्वराज थ्रू द सेल्फ रिलायंस एंड यूनिटी, एंड पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स और सिर्फ इंडियन गुड्स को यूज़ करें वो। दिस क्रिएटेड द सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस अमंग द इंडियंस। उसके बाद ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ट्राइड टू डिवाइड द बंगाल ऑन द कम्युनल लाइन्स, सेपरेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और उनका गोल था यूनिटी को वीक करना और ये जो ग्रोइंग स्पिरिट है ना नेशनलिज्म की, इसको रोक देना। The policies were created the rift between Hindus and Muslims। तो ये जो पार्टीशन था ना, पार्टीशन से डिवीजन हुआ और डिवीजन से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट हुआ। डिस्ट्रस्ट वही था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती थी और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। अब आते हैं हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं इन 1906। सूरत स्प्लिट की बात करते हैं जो 1907 में हुआ था। तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद मॉडरेटर्स और असर्टिव्स दोनों ही एक साथ आ गए थोड़े से टाइम के लिए, और दोनों ने ही स्वदेशी को अपनाया और उन्होंने बोला कि वी शुड बाइकॉट द फॉरेन गुड्स, स्पेशली ये जो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं इन्हें हम बाइकॉट करेंगे, इवन दिस वेस्टर्न एजुकेशन। सो बाद में ना दे सून डिसअग्रीड ऑन हाउ टू कंटिन्यू द स्ट्रगल। अब बाद में क्या हुआ, क्योंकि मॉडरेटर्स और असर्टिव्स के जो तरीके थे कि हमें कैसे फ्रीडम लेनी है, कैसे इंडिपेंडेंट होना है, अब उनके तरीके अलग थे। तो बाद में ना इनके बीच में ये डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए और मॉडरेटर्स वांटेड पीसफुल मेथड्स, वहीं पर असर्टिव्स को ज़्यादा रेडिकल एक्शन चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं द सूरत स्प्लिट में। ये स्प्लिट कब हुआ? तो जब सूरत का सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में, तो यहाँ पर सिवियर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए दोनों ही ग्रुप्स के बीच में। मॉडरेटर्स एक्सपेल्ड द असर्टिव लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। तो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, मॉडरेटर्स ने बोला असर्टिव्स को कि तुम यहाँ से निकलो, पीसफुल मेथड्स ही हम अपनाएंगे। अब रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई, मॉडरेटिव्स एंड असर्टिव्स, और फिर इन्होंने 1916 तक इंडिपेंडेंटली काम किया। गोल एक ही था, बस तरीके अलग थे।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सूरत स्प्लिट, तो नेशनल यूनिटी वीकन्ड फॉर फ्यू ईयर्स। देखो, जब भी एक चीज़ टूटती है ना, तो देश के टूटने से यूनिटी कम होती है और देश कमज़ोर होता है। इसीलिए देश को एक साथ बांधे रखना ज़रूरी है ताकि हमारा देश कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग हो। स्वदेशी मूवमेंट्स वर क्रश्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड। स्पेशली जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें तो 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन लेट मी टेल यू, इनका जो जोश था ना, वो जो ये चाहते थे, वो जोश इनका बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ से भी अपने मूवमेंट को वो चलाते रहे। येट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन। तो इससे और ज़्यादा तेज़ी से ये मूवमेंट बाद में चलने लगा। अब बात करते हैं द मुस्लिम लीग इन 1906। तो दिस वाज फाउंडेड इन 1906 इन ढाका, जिसे आज हम ढाका बुलाते हैं, और इनके लीडर थे नवाब सलीमुल्लाह खान, और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ही वाज आगा खान, और बाकी और भी काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स थे। They were formed to represent the Muslim political interest in India, और initially उन्होंने ये claim किया था that they promote the loyalty of the British government। तो initially ये जो मुस्लिम लीग थी ना, ये प्रो ब्रिटिशर्स थी, ये ब्रिटिशर्स की तरफ काफ़ी लॉयल थी। बाद और इनमें मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, और बाद में उन्होंने भी इस लीग को ज्वाइन कर लिया था। रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग क्यों हुई थी? तो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, जिसने बंगाल को डिवाइड कर दिया था और एक ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना दिया था, तो इससे जो पॉलिटिक्स थी ना, अब वो सेपरेट हो गई थी। अब वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को अलग कर रहे थे, और जो पार्टीशन था बंगाल का 1905, उससे एक सस्पिशन क्रिएट हो गया, और दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में एक डिवीज़न, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। बहुत सारे मुस्लिम्स को ये लगा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो हिंदूज़ उसको डोमिनेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मुस्लिम इंटरेस्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। दूसरा, ब्रिटिशर्स सपोर्टेड एंड एनकरेज दिस फियर टू वीकन द इंडियन यूनिटी। तो आप बात समझे? तो ये जो तरीका था ना, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का था। वो यही चाहते थे कि यूनिटी कमज़ोर हो, और जब लोगों को लगने लगा कि अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सिर्फ हिंदूज़ की सुनेगी और हमारी नहीं सुनेगी, तो इस बात को और फ्यूल किया ब्रिटिशर्स ने। करेक्ट। अब बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इनिशियल ईयर्स में क्या था? दे प्रमोटेड द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हाँ, वो फ्यूल कर रहे थे कि हाँ भाई, तुम्हारी तो क्यों सुनेंगे। तो यहाँ पर इनिशियली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी लॉयल थे। द प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड प्रिवेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड द अदर कम्युनिटीज़। राइट। तो ये जो हॉस्टाइल कंडीशंस थी ना, इनको भी प्रिवेंट करते थे, और मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एडवांस करने का भी इनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन बाद में ये लीग जो थी, ये पॉलिटिकली एक्टिव हो गई एंड इवेंचुअली डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, दैट इज़ पाकिस्तान, बाय 1940। ठीक है। तो पहले तो ये ऐसा था कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात, अपनी कम्युनिटी को बचाना, सिर्फ इतना ही था। लेकिन इस चीज़ को इतना फ्यूल कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स कि बाद में 1940 में ये अपना एक अलग देश डिमांड करने लग गए। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल रोल ऑफ द लीग। तो इट एक्टेड एज अ पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर द अपर क्लास मुस्लिम्स। ठीक है। तो अब जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे ना, उनके लिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया। सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 क्लेमिंग इट बेनिफिटेड मुस्लिम्स। तो यहाँ पर इन्होंने 1905 में बंगाल का पार्टीशन को भी सपोर्ट किया, ये बताकर कि ये मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए है। 1906 में इट अपील टू द वाइसराय फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम वोटर्स वुड इलेक्ट ओनली द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए भी अपील किया गया।
द इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड द इंडियन पॉलिटिक्स एंड डीपन द कम्यूनल डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दिस डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी. अब ये जो नेशनलिज्म का मूवमेंट चल रहा था ना, ये जो पूरा आइडिया था ना नेशनल यूनिटी का, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया. एंड दिस मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था. तो इसके जो बीज थे ना वो काफ़ी पहले बो दिए गए थे और अब धीरे धीरे करके अब ये दो देशों में स्प्लिट हो गया. दैट फाइनली हैपेंड इन 1947. अब क्विक रिकैप ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर ना 3 इवेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहला है बंगाल का पार्टीशन, उससे नेशनलिज्म स्पार्क हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. बेसिकली मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और इसने कम्यूनल डिवीजन को एनकरेज किया था इस मुस्लिम लीग के बनने से, एंड लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स. देन सूरत स्प्लिट की बात करें तो 1907 में दिस वीकेंड द कांग्रेस यूनिटी टेम्परेरली. करेक्ट. अब बात करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीरियड. दिस पीरियड 1905 टू 1916. तो इस समय पर डिस्पाइट बहुत सारे डिवीजन थे लेकिन नेशनल कॉन्शियसनेस बहुत डीपन हो चुकी थी. मतलब लोग समझ रहे थे कि हम एक देश के वासी हैं, हम में यूनिटी होनी चाहिए, हम अपने देश पर खुद राज करेंगे, हम अंग्रेज़ों की बात क्यों सुने. ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी ना, ये काफ़ी डीपन हो चुकी थी. एंड इंडिया बिगेन टू सी द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़. तो अब इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उनका असली मकसद समझ आने लग चुका था. असर्टिव लीडर्स एफर्ट्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मास मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी. तो जैसे असर्टिव्स के लिए एक स्टेज 20 साल तक मॉडरेटर सेट करते रहे, वैसे ही गांधी जी के लिए ये स्टेज असर्टिव ने सेट किया था इस मास मूवमेंट के लिए, जहाँ पर लोग गांधी जी के साथ चलकर फ्रीडम की बात करते थे. सो द नीड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिकेम द मेजर रियलाइजेशन बाय 1916. तो it didn't happen automatically. The division of India didn't happen automatically in 1947, लेकिन ये मुस्लिम लीग के बनने से 1906 में ही ये सब शुरुआत हो चुकी थी. एंड बाय 1916 ये जो डिवीज़न था ना, ये जो रिफ्ट थी, ये काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब हमें ज़रूरत थी हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की, ताकि हम इस देश को एक रख सकें. नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. तो जैसे मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था और इस समय ना इंडिया ब्रिटिशर की एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, तो ऑटोमेटिकली ना उसको वॉर में खींच लिया गया. अब वॉर डीपली इम्पैक्टेड इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्लेड की रोल इन रिवाइविंग द नेशनल मूवमेंट. ठीक है. तो वैसे तो हमारे सोल्जर्स भी गए थे, पैसा भी गया था, तो वैसे तो काफ़ी हर्ट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशनल मूवमेंट को और डीप बनाने में वर्ल्ड वॉर का भी हाथ है. नाउ द इंडियाज़ इनिशियल रिएक्शन. इनिशियल क्या था? सो देर वॉज एन आउटबर्स्ट ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटेन एंड मैनी इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्टेड द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बिलीविंग कि ये जो लॉयल्टी है ये बाद में रिवॉर्ड की जाएगी. लेकिन 1 मिलियन से भी ज़्यादा सोल्जर्स ने ओवरसीज सर्व किया. इंडिया ने ऑलमोस्ट 100 मिलियन पाउंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए इस वॉर के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं रिवॉर्ड में मिला. तो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था इस वॉर के टाइम कि ब्रिटिश क्लेम दैट द वॉर वाज बीइंग फॉट टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी. दे प्रॉमिस्ड कि इससे सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी और फ्रीडम मिलेगी सारे ही देशों को इस वर्ल्ड वॉर के जीतने के बाद. और इंडियन लीडर्स ने ये होप किया कि ब्रिटेन के लोग, जिनको हमने अपने लोग दिए, अपने सोल्जर्स दिए, अपना पैसा दिया, वो बाद में उन्हें रिवॉर्ड करेंगे और उन्हें सेल्फ रूल दे देंगे, उन्हें स्वराज दे देंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो डिसइल्यूजनमेंट देन केम. तो जब
एज द वॉर कंटिन्यूड ब्रिटेन्स प्रोमिसेस वर ब्रोकन, और जो गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह इंडियन के डिमांड्स को, जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते थे अपने देश में, वो सब कुछ धीरे धीरे इग्नोर होता गया। 1915 में इंडियन लीडर्स रियलाइज्ड कि ब्रिटेन हैज़ नो इंटेंशन ऑफ ग्रांटिंग द पॉलिटिकल कंसेशंस। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम पैसिव एंड इनएक्टिव, लूजिंग द पब्लिक एंथुजियाज्म। करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर द रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1914 में पहले तो इनको जेल में डाल दिया गया था। करेक्ट। अब 6 साल बाद जब 1914 में ये जेल से रिहा हुए तो इमिडिएटली उन्होंने अपने एफर्ट्स को शुरू कर दिया एंड ही रिवाइव दिस नेशनल स्पिरिट एंड ही अंडरस्टूड दैट ओनली अ री एनर्जाइज्ड एंड यूनाइटेड मूवमेंट कैन अचीव द रियल चेंज। अब Tilak's return marked the revival of the assertive nationalism, and this paved the way for Gandhi's rise. Now came the Home Rule League. होम रूल लीग 1916 में आया था, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। एक थे बाल गंगाधर तिलक का लीग और एक था एनी बेसेंट का लीग। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो लीग था, इट वाज एक्टिव इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। वहीं पर एनी बेसेंट का मद्रास, बॉम्बे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इनका गोल कंबाइंड था। देयर कंबाइंड गोल वाज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द सेल्फ रूल थ्रू आउट द इंडिया। हमें एक ही मैसेज पहुंचाना था इस समय पर कि हम अपना रूल चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई और विदेशी ताकत आकर हम पर रूल करे। Now the main aim of the Home Rule League was to achieve the self-government within the British Empire, not complete independence yet। कि अगर complete independence नहीं भी है तो भी हम अपने ऊपर खुद रूल कर सके, हम अपने लिए पॉलिसीज खुद बनाएं जो हमारे देशवासियों के बेनिफिट के लिए हों। This inspired by the success of the Home Rule movement in Ireland। तो ये जो मूवमेंट था ना, ये आयरलैंड में हुआ था और वहाँ पर लोगों को इससे सक्सेस मिली थी। सो ये वहाँ से ही इंस्पायर्ड था और फिर ये हमारे देश में भी चलाया गया। दोनों लीडर्स दे वांटेड ग्रेट इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द वॉर। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उनको लगा कि अब हमारे देशवासी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे और अपने देश के बेहतरी के लिए काम करें। द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। तो एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो पूरे देश में वो घूमे, उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स पब्लिश किए और साथ ही साथ उन्होंने फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रूल को उन्होंने स्प्रेड किया। ये बहुत ही पॉपुलर हो गया एजुकेटेड इंडियंस और मिडिल क्लास के बीच में, ये पूरा का पूरा मूवमेंट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस होम रूल मूवमेंट, दिस रिवाइव द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ डलनेस। तो एक वो टाइम जब आया था जब वर्ल्ड वॉर था, पूरा देश फिर से गया तो था लड़ने, लेकिन जो प्रोमिसेस थे वो फुलफिल नहीं हुए थे। सारे लीडर्स अब पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए थे। तो अब ये बड़ा ही अच्छा रिवाइवल था जिसने लोगों को उस चीज़ की याद दिलाई जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। एंड दे यूनाइटेड द मॉडरेटर्स एंड असर्टिव्स वंस अगेन। So that's why I said in the story also कि temporarily assertives और moderators अलग हो गए थे, लेकिन अब ये फिर से एक साथ मिल गए। Prepared people for the mass movements under Gandhi ji, and for the first time self-government became the nation-wide demand। अब हम आते हैं द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस पर। तो ये हुआ था 1616 में। ये काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट है इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड दिस मार्क द 2 मेजर यूनिटीज़। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हुई लखनऊ पैक्ट के थ्रू, और जो कांग्रेस की यूनिटी थी मॉडरेटर्स और असर्टिव्स की, जो सूरत के टाइम पर 1907 में स्प्लिट हो गई थी, वो भी वापस से आ गई, है ना। यही सुनाया था ना मैंने स्टोरी में भी। नाउ द चेंज इन द मुस्लिम एटीट्यूड। द अर्लियर मुस्लिम्स जो थे ना वो प्रो ब्रिटिशर्स थे, वो उनके लिए काफ़ी लॉयल हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। उन्हें पता चला कि वो ब्रिटिशर्स कभी भी उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो अब ये एंटी ब्रिटिशर्स हो गए और इन्होंने दे जॉइन द नेशनलिस्ट cause, and the educated Muslims started supporting Indian nationalism instead of the British rule। अब इनके जो लीडर्स थे, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उनके क्या रोल थे? तो इसमें अली ब्रदर्स थे, जिसमें मौलाना
मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दे स्प्रेड द नेशनलिस्ट आइडियाज़ अमंग द मुस्लिम्स एंड दे डिक्लेयर्ड देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लाम एंड द इंडियन नेशनलिज्म। तो पहली चीज़ ये डिक्लेयर की गई। दूसरी, अबुल कलाम आज़ाद क्रिटिसाइज्ड ब्रिटेन्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड अर्ज्ड मुस्लिम्स टू जॉइन द स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। अब लखनऊ पैक्ट 1916 की बात करें तो इट वॉज साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड बोथ अग्री टू प्रेजेंट अ जॉइंट डिमांड ऑफ डोमिनेशन स्टेटस, दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने बोला कि अब हम एक साथ ये चीज़ मानेंगे और आगे रखेंगे कि हमें ब्रिटिश रूल में हमें अपने देशवासियों का हिस्सा चाहिए। This marked the first formal cooperation between the two organizations, that is the All India Muslim League and the Indian National Congress. The pact also included the scheme of political reforms and the mutual understanding. अब सिग्निफिकेंस क्या रहा लखनऊ सेशन का? सो कांग्रेस यूनिटी वॉज रिस्टोर्ड, मॉडरेटर्स असर्टिव सूरत स्प्लिट के बाद अब वापस आ चुके थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में हाथ मिलाए और अब वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। इससे नई वेव आई एंथुसियाज्म की अक्रॉस द इंडिया एंड द स्ट्रेंथन्ड द नेशनल मूवमेंट बाय प्रेजेंटिंग द यूनाइटेड फ्रंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इम्पैक्ट, मास पॉलिटिकल अवेकनिंग देखी गई। ब्रिटिशर्स कुड नॉट प्ले हिंदू मुस्लिम वाला जो डिवाइड है ना, अब वो नहीं कर पा रहे थे। एंड joint unity and separation of and spirit of cooperation helped prepare the ground for महात्मा गांधी जी की लीडरशिप जो 1918 से शुरू होने वाली थी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।